और हम सावधान करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी में चल रही जंग को और हवा दे दी। आखिर वे जख्म पर नमक छिड़कने में पीछे क्यों रहे? उन्हें भी कहा जाता रहा है कि अब उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई। अखिलेश यादव अपने पीडीए के बल पर चुटकी पर चुटकी लेते जा रहे हैं और इधर बीजेपी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए 14 जुलाई को यूपी में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश भर के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी शामिल रहे। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का दर्द अपना दर्द माना और सरकार को यह कहते हुए आड़े हाथों लिया कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं होती। इस तरह का बैठक में संदेश देकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकर्ताओं ने तालियों से जोरदार स्वागत किया। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। सात कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को हमारी तावड़ी जी बैठे हैं, हमारी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान करना है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। हालांकि बैठक में जब डिप्टी सीएम बोल रहे थे तब सीएम योगी नहीं थे। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए गए थे और जब बैठक में सीएम योगी को बोलने का समय आया तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में हार का कारण अति आत्मविश्वास को बताते हुए कहा, कार्यकर्ताओं को बैक फुट पर आने की जरूरत नहीं। आगामी दिनों में यूपी में होने वाले 10 विधानसभाओं के उपचुनाव और 2027 में सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने
देश के अंदर करके दिखाया। यूपी बीजेपी की इस बड़ी बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी की पूर्व की सरकारों के घोटाले को गिनाते हुए कार्यकर्ताओं में शासन और कुशासन का अंतर बता दिया। लैपटॉप का घोटाला भूल गए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, भूल गए क्या? अनाज का घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये फूड स्कैम हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? ये ग्रेटर नोएडा में लैंड का जो आवंटन हुआ था उसका घोटाला भूल गए क्या? आप बताइए, ये पेंशन स्कैम भूल गए क्या? आप बताइए, एम्बुलेंस का स्कैम भूल गए क्या? ये फॉर्डर का, एनिमल हस्बेंड्री का फॉर्डर का स्कैम भूल गए क्या? अब आप बताइए, सुशासन और कुशासन में अंतर क्या होता है? कमल खिलता है तो सुशासन आता है, और अगर दूसरे लोग आते हैं तो व्यापारी पलायन करते हैं, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहती हैं और घोटाले पे घोटाला होता है। इस तरीके की सरकार बनाती है। बीजेपी यूपी कार्य समिति की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सीधे दिल्ली के लिए चले गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली जाना और जेपी नड्डा से मुलाकात को लेकर मीडिया में यूपी में सीएम को हटाने की भी चर्चा शुरू हुई। हालांकि ऐसा संभव नहीं दिखा, क्योंकि सीएम योगी की जिस तरह से लोकप्रियता 2017 के बाद से बढ़ी है, उस तरह का लोकप्रिय नेता यूपी में वर्तमान में बीजेपी में कोई नहीं दिख रहा। कुछ लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी सीएम के रूप में देख रहे हैं। ऐसा देखने वाले 2017 के पहले का केशव प्रसाद मौर्य के तेवर को याद कर, तब केशव प्रसाद मौर्य को ही ओबीसी वर्ग सीएम के रूप में देखना चाहता था। तब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से ओबीसी को लामबंद कर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तब केशव प्रसाद मौर्य को ही ओबीसी वर्ग सीएम के रूप में देखना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। उनकी जगह पर योगी आदित्यनाथ सीएम बना दिए गए और सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के आगे केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ते ही गए। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बड़े नेता के रूप में उभर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ही प्रहार करते रह गए और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी का दावा करते रह गए। अंततः 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की सियासी जमीन पर अखिलेश यादव ने उस समय ब्रेक लगा दिया जब सिराथू विधानसभा सीट पर पल्लवी पटेल को मैदान में उतार दिया। सिराथू सीट पर चुनाव प्रचार में डिम्पल यादव को भी अखिलेश यादव ने भेज दिया। अंततः सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ की जनता ने ठुकरा दिया। इधर 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो सीएम योगी अपना गोरखपुर क्षेत्र बचाने में कामयाब हो गए और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने इलाके में गच्चा खा। दुनिया में नंबर 1 पार्टी का दम भरने वाली बीजेपी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में नंबर 2 पर ला दिए। यूपी में लोकसभा की 37 सीटों को जीतकर समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के अंदर ही जंग चली। अंदरूनी जंग के बीच बीजेपी के अंदर इंटरनल रिपोर्ट की भी चर्चा होने लगी है। इस इंटरनल रिपोर्ट को यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 80 सीटों को लेकर तैयार किया। इंटरनल रिपोर्ट 15 पेज में है। इस रिपोर्ट को बीजेपी अध्यक्ष ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी सौंप दिया है और बीजेपी के इस इंटरनल रिपोर्ट पर मीडिया में बहस जारी है। बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट में यूपी में लोकसभा चुनाव हारने के कई कारणों को गिनाया गया। रिपोर्ट में बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने का पहला कारण संविदा कर्मचारियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दिया जाना शामिल है। इसे उठाकर विपक्ष दल खासकर सपा और कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे को चुनाव के दौरान जोरदार ढंग से उठाया। दूसरा हार का कारण कुछ नेताओं के गलत बयानबाजी से राजपूत समाज की बीजेपी के प्रति नाराजगी भी माना गया है। तीसरा हार का कारण लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ नेता बेलगाम होकर रह संविधान बदलने पर भी बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे थे। यूपी में बीजेपी के चौथा हार का कारण विपक्ष पुरानी पेंशन को लागू करने पर जहां जोर दे रहा था, वहीं सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में पुरानी पेंशन की उम्मीद भी लगा बैठे थे। पांचवा कारण विपक्ष की ओर से अग्निवीर मुद्दे को भी जोरदार ढंग से उठाकर युवाओं को भ्रम में डाल देना।
बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई है कि प्रदेश में प्रशासन और अधिकारियों ने साथ न देकर मनमानी की। इसकी वजह से सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं में भी असंतोष बढ़ता गया। हार का 7वां कारण पुलिस भर्ती, आरओ सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का पिछले 6 साल में लगातार पेपर लीक होना भी बताया गया है। और हार का 8वां कारण चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को भी माना गया है। इन अधिकारियों ने बीजेपी के कोर वोटरों को नाम ही मतदाता सूची से काट दिए। लगभग सभी सीटों पर 30,000 से 40,000 पार्टी के कोर वोटर के नाम वोटर लिस्ट से ही साफ कर दिया गया। बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में यह बात सामने आई। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार के प्रमुख रूप से इन 8 कारणों को दुरुस्त करना चाहती है। सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद ही बीजेपी प्रदेश में आगामी 10 सीटों पर उपचुनाव की जंग में उतरना चाहती है।